हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। वो क्वेश्चन जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, 2016 से लेके 2020 के बीच में। एंड आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है GS1 इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी हमारे इनिशिएटिव से जुड़ सकें। अब देखिए, प्रीवियस से क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने चाहिए, क्या वेटेज रहता है, कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो ब्रीफ में इसको देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जहाँ तक सिलेबस की बात है तो काफ़ी ब्रीफ सा सिलेबस है जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है कि इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर ये आपको प्रिपेयर करना होगा फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, तो एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, इनमें जो आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर है इसको आपको प्रिपेयर करना होगा। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, इनकी डिटेलिंग में अगली स्लाइड में कर दूंगा। बस आपको क्या चीज समझनी है कि एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, इन तीनों के आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब हम देख लेते हैं कि इनका वेटेज क्या है। तो देखिए, पिछले 5 सालों का अगर आप देखें तो 2016 में 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 2017 में 10 मार्क के हो जाते हैं। देन फिर से इसका वेटेज बढ़ता है, 35 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए GS1 में, देन फिर से 10 मार्क्स, एंड पिछले साल 2020 में 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। मीन्स ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 50 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि इससे काफ़ी आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, अगर आप उनको सही से कर लेंगे तो फिर आप इस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप आराम से डील कर लोगे। तो इसलिए GS1 में ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब देखिए, बात आती है कि कौन से सोर्सेज हमें फॉलो करने। तो देखिए, काफ़ी लिमिटेड सोर्सेज हैं। ठीक है, आपको क्लास 11th NCERT, क्या टाइटल है उसका, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, काफ़ी पतली सी ये बुक है, ये मस्ट रीड है, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक बुक आती है नितिन सिंघानिया, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। ठीक है, तो इसकी सेलेक्टिव रीडिंग आपको करनी है, सारे चैप्टर हमें नहीं करने, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स हैं, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर से संबंधित जो चैप्टर्स हैं केवल वही हमें करने हैं। देन देखिए, जो NCERT है, ओल्ड NCERT बाय RS शर्मा, क्लास 11th, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। और देखिए, हमारा फोकस केवल सिलेबस पे होना चाहिए, और वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सेम क्लास 11th की NCERT आती है, सतीश चंद्रा, ये भी ओल्ड NCERT है, ये मिडिवल इंडिया के लिए है। ठीक है, हमारा फोकस केवल आर्ट एंड कल्चर पे रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और इस दौरान अगर कोई करंट अफेयर होता है इससे संबंधित तो उसको भी आपको प्रिपेयर करना होगा। और बेसिकली वो जो मंथली मैगजीन्स होती है, जिस भी कोचिंग की आप फॉलो करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केवल NCERT है। एंड जहाँ तक बुक की बात है तो नितिन सिंघानिया, जो कि फिल्म्स के लिए आप पढ़ते ही हो, उसी को आपको मेंस के लिए रिवाइज करना है और केवल उसकी सेलेक्टिव रीडिंग होगी, फुल बुक आपको कवर नहीं करनी है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ। आप जो 11th की NCERT देख रहे हैं, RS शर्मा एंड सतीश चंद्रा, तो इसमें भी केवल सिलेबस पे ही आपको फोकस करना है, पूरी NCERT हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद देखिए इस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सिलेबस मैंने डिस्कस कर लिया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है
कि सिलेबस कवर कर लो, क्या सोर्सेस होंगे ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, रिलीजन एंड इनसे जुड़ा आर्किटेक्चर, स्तूपा हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, नालंदा, विक्रमशिला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कल्पचर, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड मान के चलो जैनिज्म बुद्धिज्म यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भले ही वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से आपको कवर करना होगा, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके बाद देखिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करो, आप A4 शीट्स पे नोट्स बनाओ, और नोट्स आपको किस तरह से बनाने हैं, आपको डायनेस्टी वाइज बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पे नोट्स बना लो, एंड उसमें जुड़े जो आर्ट लिटरेचर इनके जो फीचर्स हैं वो आपको मेंशन करने होंगे। देन आप मौर्यन एम्पायर की बात कर लो, उसमें क्या आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर से जो भी संबंधित चीज़ें हैं उनको आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आप पोस्ट मॉडर्न पीरियड, शुंगाज, शाकाज, पार्थियंस, ठीक है, इन सब के बारे में आपको A4 शीट्स पे नोट्स बनाने होंगे, और हर डायनेस्टी वाइज जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है आर्ट में, आर्किटेक्चर में, इसको आपको मेंशन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से आपको नोट्स बनाने चाहिए। इसके अलावा देखिए जब हम बात करते हैं आर्ट की, तो इसमें देखिए आपको पेंटिंग की बात करनी होगी, आपको डांस की बात करनी होगी, आपको म्यूजिक की बात करनी होगी, आपको थिएटर, पपेट्री, इन सब की आपको बात करनी होगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। म्यूजिक, डांस, थिएटर, पपेट्री, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, पेंटिंग्स हो गया, तो ये सब आर्ट फॉर्म में आप इनको शामिल करोगे। आर्किटेक्चर में आपको केव्स, जैसे कि अभी पिछली बार क्वेश्चन आया था रॉक कट आर्किटेक्चर पे, केव्स पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो केव्स हो गया, पिलर्स, अशोकन पिलर्स, स्तूपा, बुद्धिज्म से इनका संबंध है, स्कल्पचर्स, पॉटरी, टेम्पल आर्किटेक्चर्स, ठीक है, तो इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डायनेस्टी वाइज किस पीरियड में कौन सा टेम्पल है, ठीक है, कौन सा स्तूपा है, किस डायनेस्टी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए लैंग्वेज एंड रिलीजन, रिलीजन जैनिज्म बुद्धिज्म ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, एंड लैंग्वेज लिटरेचर ये भी आपको कवर करना होगा। इनके एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि कालिदास, तो कालिदास ने कौन से प्ले लिखे, तो उन प्ले के नाम आपके पास होने चाहिए, ठीक है। हर्षवर्धना कौन से प्ले हैं, आपके पास उनके नाम होने चाहिए, क्योंकि इसी तरह से आपका आंसर बनता है मेंस में, ठीक है। तो आपके पास एग्जाम्पल्स काफ़ी सारे होने चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रिपेयर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया कृष्ण देव राय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, एक बार क्वेश्चन आया चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए पर्सनैलिटी वाइज भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो इस तरह से भी कर लोगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, इसके बाद देखिए इंडियन फिलोसॉफी, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो इंडियन कल्चर है अब्रॉड, बाहर क्या देखने को मिलता है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था एंशिएंट इंडिया का, मिडिवल इंडिया का, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। कहाँ से करोगे, एनसीईआरटी या नितिन सिंघानिया, ये दोनों सोर्स हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और मैं फिर से कह रहा हूँ पूरी बुक नहीं पढ़नी है, केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो अगर मैं समराइज करूं तो आपको क्या करना है, आपको डायनेस्टी वाइज A4 शीट पे नोट्स बनाने हैं। मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, उसमें आप चले जाइए ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि कब कौन सा आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है, क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस फील्ड में, इस पे आपको नोट्स बनाने होंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाउ टू प्रिपेयर, इस तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए भक्ति मूवमेंट, अभी कुछ साल पहले चैतन्य महाप्रभु पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो बेसिकली वो एक भक्ति संत थे, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये सारे टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कॉइन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक नॉलेज थी ये मैंने आपको दे दी। तो ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना कम पड़ेगा और मार्क्स आराम से ला सकते हो। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसमें आपको क्या चीज़ आनी चाहिए, आपको इंटर कनेक्शन आना चाहिए। जैसे कि इसीलिए मैंने आपको कहा था
कि डायनेस्टी वाइज आपको नोट्स बनाने होंगे। अगर केओ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप शुरू से लेके एंड तक जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितनी भी डायनेस्टी आपने बनाई है, तो उन सब पीरियड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको लिखना होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि डायनेस्टी वाइज आपको नोट्स बनाने होंगे और हर फील्ड में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस पर आपको नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर। टोटल ये 11 क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन इनको देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। तो रिलीजन क्या है? बुद्धिज्म, और यहाँ पे आर्किटेक्चर मीन्स स्तूपा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था जैनिज्म, बुद्धिज्म और इनसे जुड़ा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स। फोक मोटिव्स क्या होते हैं? जो डायग्राम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, जो डिजाइन वगैरह बनाई जाती है उसको बोलते हैं मोटिव्स। ठीक है, नरेटिव मीन्स कोई स्टोरी वगैरह होगी। ठीक है, सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, इसको आपको एलुसिडेट करना है, मीन्स और आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन की डिमांड को समझे तो इसका फोकस क्या है? स्तूपा आर्ट। तो स्तूपा के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो उसमें एक चीज तो क्या है कि स्तूपा में क्या डिपिक्ट किया गया है, फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स, ये आपको बताना होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा क्या चीज है? सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स बुद्धिस्ट आइडियल्स, मतलब जो बुद्धा के आइडियल हैं, जो बुद्धा की टीचिंग है उसको भी हाईलाइट करता है। कौन? ये स्तूपा। तो इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ये तो सबके लिए करते ही हैं। देन बताइए कि किस तरह से डिपिक्ट करते हैं फोक मोटिव्स को एंड नरेटिव्स को। ठीक है, उसके बाद बताइए किस तरह से बुद्धिस्ट आइडियल्स को हाईलाइट करते हैं, उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। आई होप ये जो स्ट्रक्चर है ये आप बना पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आपको ब्रीफ में कंटेंट भी दे देता हूं कि क्या आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, बाकी मेन काम तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हैं, आप बता दो कि क्वेश्चन स्तूपा के ऊपर है, तो स्तूपा का बैकग्राउंड बता दो कि जब बुद्धा की डेथ हुई थी तो उसके बाद स्तूपास को इरेक्ट किया गया था, और इन स्तूपा में क्या चीज देखने को मिलती है? जो बुद्धा के रेलिक्स थे। ठीक है, जो बुद्धा के रेलिक्स थे वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखो जो स्तूपा है यहाँ पे आपको जातक टेल्स, जो जातक कथाएं होती हैं, ठीक है, ये भी देखने को मिलती है, और वहां पे बेसिकली नरेट किया जाता है कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उनका वे ऑफ लाइफ किस तरह का था, और उसके थ्रू जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उसको बताया जाता है। किस बारे में? संसार के बारे में, कर्मा के बारे में, धर्मा के बारे में। तो बेसिकली उन स्टोरीज के माध्यम से नरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फोक मोटिव्स हैं, जो नरेटिव्स हैं, तो ये पोर्शन आपको लिखना होगा कि किस तरह से जो जातक कथाएं हैं, जो जातक टेल्स हैं, वो आपको देखने को मिलती है स्तूपा में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपको बताना होगा कि जो स्तूपा है वो किस तरह से बुद्धिस्ट आइडियल्स को हाईलाइट करता है। देखिए तो यहां पे ना आपको स्तूपा का डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, स्तूपा का डायग्राम बनाना पड़ेगा और अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, देखिए जो स्तूपा है इसमें बेसिकली एक एग की शेप का आपको स्ट्रक्चर दिखता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो बुद्धा है वो मेडिटेशन पोजीशन में है। ठीक है, तो बुद्धा के रूप में ये स्तूपा देखने को मिलता है। ये बुद्धा आइडियल्स वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ये जो शेप है अंडे की जैसा का जो शेप है, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? क्रिएटिव एनर्जी यहाँ पे मिलती है, उसका सोर्स है ये अंडा, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर एक हर्मिका होती है और आपको छत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो छत्र होते हैं ये नंबर 3 होते हैं, टोटल नंबर 3 होते हैं, और ये क्या होते हैं? 3 ज्वेल्स, बुद्धा, धम्मा, संघा, इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको बाउंड्री दिखाई देती है। वो बाउंड्री क्या रिप्रेजेंट करती है? वो बाउंड्री रिप्रेजेंट करती है डिमार्केशन, कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और बाहर का आउटसाइड वर्ल्ड है। ठीक है, तो ये बाउंड्री आपको देखने को मिलती है। तो बेसिकली यही जो सारी चीजें हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी कि किस तरह से जो बुद्धा स्तूपा आर्ट है वो बुद्धिस्ट आइडियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, बड़े आगे। अब बात आती है कि इसका कंक्लूजन किस तरह से होगा। तो देखिए किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। तो देखिए
जहाँ तक ज्योग्राफी की बात आती है, जहाँ तक एंशियंट इंडिया की बात होती है, तो अगर यहाँ पे आपके पास कंक्लूजन नहीं है तो सिंपल सा वन लाइन कंक्लूजन आप लिख सकते हो कि 10 बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट जो है वो सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स क्या बुद्धिस्ट आइडियल्स। अगर इतना भी लिख देंगे तो ये भी एक अच्छा कंक्लूजन माना जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर कुछ ना सूझे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को ही थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। ठीक है, कहाँ पे, ज्योग्राफी में एंड एंशियंट इंडिया में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है ये भी 2016 में ही पूछा गया था और ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि पर्सनैलिटी भी आपको कवर कर लेनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राया जो कि विजयनगर के किंग थे, was not only an accomplished scholar himself but was also a great patron of learning and literature। इसको आपको डिस्कस करना है। तो देखिए फिर से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं। देखिए इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है, किंग ऑफ विजयनगर कौन थे, वो कृष्णदेव राया। ठीक है, तो इसी से हम शुरुआत कर सकते हैं, यही हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इनके बारे में बैकग्राउंड बता दो। ठीक है, कौन सा एरिया था, क्या टाइम पीरियड था, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्या कहा गया है, नॉट ओनली एन अकम्प्लिस्ड स्कॉलर हिमसेल्फ। तो देखिए आपको बताना होगा कि वो किस तरह से एक अकम्प्लिस्ड स्कॉलर थे, तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो आपको बताना होगा। ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, तो ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको डिस्कस करना होगा कि किस तरह से उन्होंने लर्निंग एंड लिटरेचर को पैटर्नाइज दिया था, अपना संरक्षण दिया था। ठीक है, तो ये अगला पार्ट हो जाएगा एंड उसके बाद आप कंक्लूड करोगे। तो यही इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करो, बताओ कि किस तरह से वो स्कॉलर थे, फिर बताओ किस तरह से उन्होंने पैटर्नेज दिया, और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। आई होप ये जो स्ट्रक्चर है ये आप समझ गए होंगे, जो इस क्वेश्चन की डिमांड है ये भी आप समझ गए होंगे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कृष्णदेव राया, इनका अगर आपको टाइम पीरियड पता है तो वो मेंशन कर दो, 1509 से लेके 1529। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड था और इनको ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इससे आप शुरुआत कर सकते हैं, इससे आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद क्या पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है कि अकम्प्लिस स्कॉलर। तो अब इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो आपको मेंशन करना होगा, किस तरह का। देखिए वो खुद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तेलुगु में एक पोयम लिखी थी, तेलुगु में पोयम लिखी थी। ठीक है, उसका क्या नाम है, अमुक्त मर्यादा। ठीक है, क्या नाम है, अमुक्त मर्यादा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि इन्होंने तेलुगु में पोयम लिखी थी। इसके अलावा और क्या कंट्रीब्यूशन था। देखिए इन्होंने संस्कृत में प्लेज भी लिखे हैं, संस्कृत में इन्होंने प्लेज भी लिखे हैं, जैसे कि जाम्बवती कल्याणम। तो इस तरह से आपको बताना होगा कि किस तरह से वो एक अकम्प्लिस्ड स्कॉलर थे। ठीक है, तो ये पार्ट हमने एड्रेस कर दिया। इसके बाद क्या कहा गया है कि ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर, तो अब इसको आपको एड्रेस करना होगा। देखिए ये जो कृष्णदेव राया थे, इन्होंने ना केवल तेलुगु को सपोर्ट किया बल्कि संस्कृत को सपोर्ट किया। इसके अलावा जो कन्नड़ था, जो तमिल लिटरेचर था, उन सबको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। इनका जो कोर्ट था, जो इनका दरबार था, वहाँ पे ये आपके आंसर अष्ट दिग्गजा। ठीक है, मतलब 8 बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हुआ करते थे, उनका क्या नाम था, अष्ट दिग्गराजा। ठीक है, तो ये आपके आंसर में आना चाहिए। और इनके जो सबसे फेमस जो यहाँ पे स्कॉलर थे, उनका क्या नाम था, अलासनी पेदन्ना। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन की डिमांड है, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड है, थोड़ा फैक्चुअल है, और इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ से मिल जाएगी, एनसीईआरटी से आपको नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है क्या कि आपको कंक्लूड करना है। कैसे कंक्लूड करोगे, तो देखिए हमने बता दिया कि किस तरह से जो कृष्णदेव राया थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इनका जो राइन था, जो इनका कार्यकाल था, वो बेसिकली विजयनगर के लिए गोल्डन पीरियड था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि
विजयनगर में लिटरेचर के फील्ड में काफ़ी गोल्डन पीरियड इसको माना जाता है। और देखिए जो अलसानी पेदन्ना थे, ठीक है, इनके बारे में क्या चीज़ फेमस है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ तेलुगु पोइट्री, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप क्वेश्चन की डिमांड को समझ गए होंगे, ठीक है। बढ़े आगे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, जैसे कि तेलुगु पोयम कौन सी है, संस्कृत का प्ले कौन सा है, उनके दरबार में जो 8 स्कॉलर्स थे उनको क्या कहा जाता था। तो बेसिकली इस तरह से आपको नोट्स यहाँ पे बनाने होंगे, ठीक है। बढ़े आगे, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ये 10 मार्कर है एंड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। एंड हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, ऑफ द गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिशिएबल इन लेटर टाइम्स। 10 मार्कर है। देखिए अगर आपको पता नहीं होगा कि न्यूमिस्मेटिक आर्ट क्या होती है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए न्यूमिस्मेटिक मतलब क्या होता है, कॉइन्स, यहाँ पे कॉइन्स की बात हो रही है, इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि कॉइन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गुप्ता पीरियड में कॉइन्स बनाने में जो एक्सीलेंस हासिल किया गया था वो बाद में नहीं देखने को मिलता, और ये बात सही भी है, बाद में नहीं देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो गुप्ता पीरियड में जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी शानदार थी, तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज जो कॉइन्स थे वो काफ़ी अच्छे थे अगर आप कंपेयर करो लेटर टाइम्स में, और उसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो, जो मैंने आपको बताया कि क्या कारण था जिसकी वजह से जो गुप्ता कॉइन्स थे उनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी इतनी अच्छी थी, ठीक है। देन आप बता दो कि किस तरह से लेवल ऑफ एक्सीलेंस अचीव किया गया था, तो वो आपको डिटेलिंग यहाँ पे करनी होगी एंड उसके बाद में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया, और जो कंक्लूजन है वहां पे क्या बताओगे कि भाई आगे ऐसा क्यों नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। वन बाय वन इसको देख लेते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, तो यहां पर देखिए गुप्ता पीरियड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप यहीं से शुरुआत कर दो कि गुप्ता पीरियड जो है उसको एंशियंट इंडिया का गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कब से कब तक का था ये, इसका टाइम पीरियड बता दो, अर्ली 4th सेंचुरी, ठीक है, से लेके सीई से लेके लेट 6th सेंचुरी, ठीक है, सी, ठीक है, ये पीरियड आपको मेंशन करना होगा, और बता दो कि इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट ये क्यों फेमस थी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग की गई थी, ठीक है। तो वो डिटेलिंग आपको बताना होगा कि किस तरह से आपको डिटेलिंग देखने को मिलती है। देखिए दोनों फेस पे आपको इमेज देखने को मिलेगी, और वो जो इमेज इतनी शानदार तरीके से बनाई जाती थी उससे आप देख सकते हैं कि जो क्राफ्टमैनशिप थी वो कितनी एक्सीलेंट थी, ठीक है। टेक्नोलॉजी काफ़ी इनकी अच्छी हो चुकी थी, ये आप बता सकते हैं। जो रूलर थे उनकी इमेज कॉइन पे देखने को मिलेगी, जैसे कि जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त उनको हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाया गया है। सिमिलरली जो समुद्रगुप्त हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त उनको वीणा बजाते हुए वहां पे शो किया गया है, तो वीणा प्ले कर रहे हैं वो, तो देखिए काफ़ी एक्सीलेंट उनका लेवल वो लोग अचीव कर चुके थे। इसके अलावा ये जो कॉइन्स थे इन पे इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं। वो किस लैंग्वेज में थे, वो थे संस्कृत में, ठीक है। तो ये भी आप लिख दो, जो हमें काफ़ी टाइम तक नहीं देखने को मिला था, ठीक है। तो संस्कृत में लिखे थे ये इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा देखिए ये जो कॉइन्स थे इनमें जो रूलर्स थे उनकी जो मार्शल कैरेक्टर था उसको भी दिखाया गया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो समुद्रगुप्त हैं इनको हाथ में विद एक्स दिखाया गया, कुल्हाड़ी के साथ दिखाया गया है। जो कुमार गुप्त हैं, कुमार गुप्त उनको किस तरह से दिखाया गया है कि वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठे हैं और एक लॉयन को किल कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो उनके मार्शल फीचर्स हैं उनको भी यहाँ पे दिखाया गया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेवल ऑफ एक्सीलेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल और दे सकते हो, गॉडेस लक्ष्मी
वो भी कॉइन्स में दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो है किंग है और दूसरी तरफ जो गॉडेस लक्ष्मी है उनकी इमेज भी देखने को हम मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लेवल ऑफ एक्सीलेंस को यहाँ पे बता सकते हैं। अब बात आती है कंक्लूजन की। तो देखिए कैसे कंक्लूड करोगे, तो हमने ये तो बता दिया कि गुप्ता पीरियड में क्या चीज थी, बट आगे क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गुप्ता पीरियड के एंड टाइम पे क्या था, जो इकोनॉमी थी वो धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाती है। ठीक है, इतना पैसा ही नहीं था। जो क्राफ्टमैन्स थे वो अर्बन एरिया से चले आते हैं, कहाँ पे, माइग्रेट होकर रूरल एरियाज में। तो इसलिए आगे जाके क्योंकि इकोनॉमी सही नहीं है, पैसा आपके पास नहीं है, गोल्ड आपके पास नहीं है, तो फिर कॉइन्स अच्छे कैसे बनेंगे, इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये 2018 का क्वेश्चन है, 10 मार्कर। सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मूवमेंट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और बिना ज़्यादा नॉलेज के भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी कॉमन नॉलेज तो हो ही जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी डिमांड क्या है कि जो इंडियन आर्ट हेरिटेज है इसको सेफ गार्ड करना है, और ये नीड है, ये समय की मांग है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो किसी चीज़ को सेफ गार्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि वो डिक्लाइन कर रही है, तभी तो आप उसको सेफ गार्ड करोगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इस आंसर में आपको लिखना होगा कि क्यों डिक्लाइन कर रहा है इंडियन आर्ट हेरिटेज। ठीक है, ये तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर बता दो कि इंडियन आर्ट हेरिटेज किस तरह से डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, भाई इंपॉर्टेंट होगा तभी तो आप उसको सेफगार्ड करोगे, तो इंपॉर्टेंस बता दो और उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। और जहां तक कंक्लूजन की बात है, क्योंकि 10 मार्कर है तो सिंपल सा आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ये इसकी डिमांड है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका इंट्रोडक्शन आप किस तरह से करोगे। देखिए यहाँ पे आप इंडियन आर्ट हेरिटेज की इंपॉर्टेंस बता सकते हो। वो क्या इंपॉर्टेंस है, अगर हम ग्लोबली देखें, वर्ल्ड में देखें, तो जो इंडियन आर्ट हेरिटेज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डाइवर्स कल्चर इन द वर्ल्ड, उसको शोकेस करता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे शुरुआत भी कर सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस बता दो। देन इंडियन आर्ट हेरिटेज क्यों डिक्लाइन कर रहा है ये बताने होंगे। यहां पे आप लिख सकते हो जैसे कि पहला पॉइंट क्या होगा, कंपटीशन, किससे, फॉरेन इन्फ्लुएंस। आप यहां पे लिख सकते हैं भाई जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है, जो हैंडमेड क्लोथ्स हैं उनको टफ कंपटीशन मिलता है, किससे, जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उससे, वो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि जो नॉलेज का ट्रांसमिशन है वो अब सही से नहीं हो रहा है, ओल्डर जनरेशन से नई जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। क्यों, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जॉइंट फैमिली पहले होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली वगैरह होती है, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन मॉडर्नाइजेशन की आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो इंडियन आर्ट हेरिटेज है ये डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। समझ में आ गया। अब भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी बता दो। तो देखिए काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जैसे कि ये नेशनल जो आइडेंटिटी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सिंबल है। देखो आप देख लो कि हमारा नेशनल एम्बलम क्या है, जो 500 रुपये का नोट होता है उसमें लाल किला मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन एलोरा केव्स, वहाँ पे हिंदुइज्म भी है, वहाँ पे बुद्धिज्म भी है, वहाँ पे जैनिज्म भी है। ये क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मोनी, और इस चीज़ की हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन क्लोज एसोसिएशन विद नेचर। अब इंडियन आर्ट हेरिटेज को देख लो, इनमें नेचर को मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट प्रोमिनेंट माना गया है। इस बात से आप सभी लोग सहमत होंगे। ठीक है, इसलिए इसको बचाने की जरूरत है। देन जो ट्राइबल लोग हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो अगर ये डिक्लाइन करेगा तो उनको नुकसान होगा। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात भी कर सकते हो। तो ये सब इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, ये आप मेंशन कर दो, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको जरूर देने होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो भाई आप बता दो कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। आप यहाँ पे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हृदय स्कीम थी उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंक्लूड करना होगा कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे। तो देखिए काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा था
कि इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, जो आपने सोर्सेस पढ़े हैं वो मोर देन इनफ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था कि असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। अब देखो चाइनीज ट्रेवलर्स, अरब ट्रेवलर्स, ये काफी डिटेल में आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां से आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया में आते हैं और कुछ अपने नोट्स वगैरह लिख के चले जाते हैं, बुक्स वगैरह लिख के चले जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? अकाउंट्स। तो चाइनीज ट्रेवलर्स, उनके अकाउंट वो बता दो कि भाई कौन से ट्रेवलर थे, उनके क्या अकाउंट थे और उसमें क्या चीज मेंशन की गई थी। देन अरब ट्रेवलर्स कौन से थे, क्या उनके अकाउंट्स थे, उसमें क्या चीज मेंशन की गई थी, ये पूछा गया है। और इसकी वजह से हम किस तरह से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंट में क्या चीज मेंशन की गई है जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एकदम आपके सामने है। इंट्रोड्यूस करो, चाइनीज ट्रेवलर्स के अकाउंट की इंपॉर्टेंस बता दो, जो अरब ट्रेवलर्स हैं उनके अकाउंट की इंपॉर्टेंस बता दो, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, कंक्लूड आपको करना होगा। ठीक है, अब वन बाय वन इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम इंडिया की हिस्ट्री देखें तो हमारे यहाँ पे काफ़ी ट्रेवलर्स जो हैं इंडिया में आते हैं और इंडिया से जाते भी हैं। ठीक है, और उनके साथ साथ जो है नॉलेज, आइडियाज, इनका भी अमलगमेशन हमें देखने को मिलता है। आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि जो चाइनीज ट्रेवलर्स थे वो इंडिया में क्यों आते हैं। अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो इनका जो मेन फोकस था वो क्या था? बुद्धिज्म। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं ये उनकी सर्च में आए थे, उनको ढूंढने के लिए आए थे। जो मोनेस्ट्रीज थी उनमें पढ़ने के लिए आते हैं। तो चाइनीज का तो ये ऑब्जेक्टिव था, इससे आप शुरुआत कर दो। अरब का क्या ऑब्जेक्टिव था भाई? एक तो यहाँ का रिच कल्चर था, ट्रेडिशन था, काफ़ी वेल्थ थी, तो उससे ये लोग अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है, तो इस वजह से ये लोग इंडिया में आते हैं। तो इस तरह से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। देन आपको इनके अकाउंट्स की इंपॉर्टेंस बतानी होगी। तो देखो यहाँ पे ट्रेवलर्स को मेंशन करो। ठीक है, किस पीरियड में वो आते हैं और उनका जो अकाउंट है उसमें क्या चीज़ खास बात है जिससे आप हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। तो देखिए काफ़ी सारे एग्जाम्पल है। जहाँ तक चाइनीज़ की बात है तो आप फा हाइन की बात कर सकते हैं। ठीक है, फा हाइन की बात कर सकते हैं, आप हैनसांग की बात कर सकते हैं, हैनसांग की बात कर सकते हैं, और इनके जो अकाउंट है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना होगा। ठीक है, देन जहाँ तक अरब ट्रेवलर की बात है तो इनके एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि इब्ने बतूता। ठीक है, इब्ने बतूता था, अल बरूनी थे। ठीक है, तो इनके जो अकाउंट्स है उसके बारे में बता दो कि किस तरह से हिस्ट्री को आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और भी जो आपके पास एग्जाम्पल हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में से ही पूछा गया है, इसलिए भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात आती है कि भाई कंक्लूजन, भाई किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखिए ये जो अकाउंट्स हमको मिलते हैं, तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो इसमें हर चीज़ आपको सच नहीं लगती है। ठीक है, हर चीज़ आपको सच नहीं लगती है। तो ये आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि जो भी अकाउंट्स हमें मिले हैं उसका क्रिटिकली एग्जामिनेशन हमको करना चाहिए कि उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो कहाँ तक वैलिड है और कहाँ तक वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़े आगे। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो पोर्शन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आराम से यहाँ पे नंबर ला सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन 15 मार्कर है, 2018 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, जैनिज्म, बुद्धिज्म, पर्सनैलिटीज, इन पे हमेशा ध्यान रखना। द भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु डिस्कस। अब देखो क्वेश्चन तो एक लाइन का है बट इसकी डिमांड पहले समझ लो। देखिए डिमांड क्या है, भक्ति मूवमेंट कुछ होता होगा, रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन मतलब पहले किसी और डायरेक्शन में था। ये मान लो ये भक्ति मूवमेंट है, ये पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, बट जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं
इसमें रीओरिएंटेशन, इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। ठीक है, रिमार्केबल रीओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है, तो इसको आपको डिस्कस करना होगा। तो भाई ये बताना तो होगा ना कि भाई भक्ति मूवमेंट क्या होता है, पहले उसका ओरिएंटेशन क्या था और वो ओरिएंटेशन किस तरह से चेंज होता है इनके आने के बाद, श्री चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद, इसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो और उसमें क्या बताओगे, उसमें बता दो कि भक्ति मूवमेंट क्या होता है। बेसिकली भक्ति मूवमेंट क्या होता है, ये एक तरह का रिफॉर्मेटिव मूवमेंट था। देखिए इससे पहले क्या था, इंडिया में अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा था, ब्राह्मणिज्म का बोलबाला था, बहुत ही टफ रिचुअल्स वगैरह होते थे। तो इन सबको दूर करने के लिए भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या था, इंटेंस लव। भक्ति मतलब क्या होता है, इंटेंस लव या फिर डिवोशन, इंटेंस लव या फिर डिवोशन टू गॉड, इसको क्या बोलते हैं, भक्ति। तो इसको बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। ठीक है, ये आप मेंशन कर दो ये होता क्या है। देन फिर आपको लिखना होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु, इनका बैकग्राउंड देखो। ये जो क्वेश्चन है इसका डेटा आपको कहाँ मिलेगा, नितिन सिंघानिया में। ठीक है, वहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से समझाया भी गया है। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु बेसिकली अर्ली 16th सेंचुरी, उड़ीसा में इनका पूरा सेटअप था 16th सेंचुरी, और बेसिकली वैष्णवाइट थे, लॉर्ड कृष्णा को के फॉलोअर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन रीओरिएंटेशन, देखिए इससे पहले जो भक्ति मूवमेंट था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि सभी जो लोग थे वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वलिटी फॉर ऑल की बात कही। जो रिचुअल्स थे वो काफ़ी टफ थे। ठीक है, काफ़ी टफ थे, तो उनको आसान बनाया गया। कैसे, इन्होंने कीर्तन की बात की, कीर्तन की बात की, नाम जपना आपने सुना होगा, हरे रामा हरे कृष्णा, ये इन्होंने दिया था। और इसका पर्पस क्या था कि जो आपका डिवोशन है, जो मेथड है ताकि आप भगवान को पा जाओ, तो वो कितना आसान हो जाए। तो केवल आपको नाम जपना है, आपको केवल हरे रामा हरे कृष्णा बोलना है। और इस वजह से काफ़ी जो लोग थे वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम कोई मतलब नहीं है, हर कोई यहाँ पे आ सकता है। समझ में आ गया। तो ये जो रीओरिएंटेशन था ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा देखिए कैसे कंक्लूड करोगे। देखिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं इनका एसोसिएशन है इस्कॉन जो मूवमेंट है, जो इस्कॉन टेम्पल्स आपने देखे होंगे, और उसकी वजह से ये जो इनका भक्ति मूवमेंट है ये केवल इंडियन लेवल पे नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो कि इन्होंने जो भक्ति मूवमेंट है उसको केवल रीओरिएंट नहीं किया है बल्कि उसको यूनिवर्सलाइज भी कर दिया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई हरे रामा हरे कृष्णा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। हरे रामा हरे कृष्णा की बात कर दो, चैंटिंग की बात कर दो, हर कोई अपने हिसाब से अपने मेथड जो है वो तय कर सकता है कि आपको किस तरह से भक्ति करनी है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि पहले ब्राह्मणों की मोनोपोली हुआ करती थी, तो यही है रीओरिएंटेशन। ठीक है, एंड इक्वलिटी फॉर ऑल की बात करते हैं। ठीक है, कास्ट सिस्टम को कंडेम किया था, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अगेन बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, वहां से क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने कहा था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट्स इन गंधार आर्ट। देखिए गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब हमने पढ़ा होगा, अमरावती, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट पे। देखिए क्या क्वेश्चन है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एलिमेंट, पहला पार्ट। दूसरा ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट, ठीक है, कहाँ पे मेंशन करना है, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और क्योंकि क्वेश्चन गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में, तो इसी को एक्सप्लेन कर दो कि ये क्या थी, किस एरिया में थी, किस टाइम पीरियड में ये देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो गंधार आर्ट था इसमें कौन से सेंट्रल एशियन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं ये बता दो। देन कौन से ग्रीको बैक्ट्रियन एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं ये भी बता दो, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना ये बात, बढ़े आगे।
चलिए, देखिए जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है तो बता दो कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ये बेसिकली इसमें आपको फ्यूजन देखने को मिलता है। किसका? जो इंडियन एलिमेंट है, सेंट्रल एशियन एलिमेंट है, ग्रीको रोमन एलिमेंट है, उन सबका मिक्सचर आपको देखने को मिलता है। इनकी लोकेशन बता दो। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन था, अफगानिस्तान वाला, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया वाला, तो उस वाले एरिया में ये चीज़ देखने को मिलती थी। ठीक है, कब से कब तक? फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी सी। ठीक है, तो काफ़ी कुछ कंटेंट मैंने आपको दे दिया इंट्रोडक्शन के लिए, इससे आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में बुद्धा की इमेज दिखाई जाती थी, उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो उसमें कौन से सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स थे? जैसे कि ड्रेपरी, जो कपड़ा यहाँ पे लपेटा होता है उसको बोलते हैं ड्रेपरी। तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये सेंट्रल एशियन कॉन्सेप्ट है, ये वहीं पे हमको देखने को मिलता था, ड्रेपरी। दूसरी बात, जो उनके हेयर्स हैं वो काफ़ी करली दिखाए गए हैं, तो ये भी वहीं से हमने लिया था, ये एलिमेंट भी वहीं से था। इसके अलावा देखिए, जो बुद्धा की इमेज थी तो सिर के पीछे एक सूरज जैसा गोला, जिसको क्या बोलते हैं, हेलो, वो मेंशन किया जाता है, तो ये भी यहीं का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हेलो, तो ये आपको लिखना होगा। इसके अलावा देखिए, जो स्कल्पचर्स हैं उसमें नीचे खरोष्टी स्क्रिप्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी सेंट्रल एशियन एलिमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या है? ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, बुद्धा को भगवान के रूप में दिखाया जाता है, ठीक है, गॉड के रूप में दिखाया जाता है, तो वो सारे एलिमेंट देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? जैसे कि जो रोमन गॉड्स वगैरह होते हैं, अपोलो वगैरह, ठीक है, तो वैसे ही बात यहाँ पे है। इसके अलावा देखिए और क्या मेंशन करोगे, और आप लिख सकते हो यहाँ पे कि बहुत सारे डेकोरेटिव मोटिव्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि स्क्रोल हो गया, ठीक है, गार्लैंड वगैरह हो गया, तो ये सब ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा देखिए, जो बुद्धा है उनको ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया गया है, तो ये भी वहीं से एलिमेंट लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए कैसे कंक्लूड करोगे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर का मिक्सिंग हुआ है और एक नया कल्चर बना है, एक नई चीज़ हमें देखने को मिली है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, जो कि काफ़ी फेमस थी। तो इसी से आप कंक्लूड कर दो कि भाई ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट था, इसमें क्या था, हमें फ्यूजन देखने को मिला था, सेंट्रल एशियन एलिमेंट का, ग्रीको बैक्टीरियन का, ठीक है, इंडिजिनस एलिमेंट का, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कूल जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इनको आपको डील करना है। बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, ठीक है, काफ़ी आपको एनालिसिस करना होगा, काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तभी आप इसको आराम से लिख पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछा गया था 2020 में, रॉक कट आर्किटेक्चर। देखो इसीलिए मैंने कहा था कि डायनेस्टी वाइज देखो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। इसको डिस्कस करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर है, मतलब जो रॉक्स होती थी उनको काट के कुछ बनाया जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है किस चीज़ का? नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। ठीक है, तो इंडियन आर्ट मतलब डांस, म्यूजिक, ठीक है, पेंटिंग्स, इन सब का बहुत ही शानदार सोर्स है, एंड हिस्ट्री का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। इसको आपको डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? रॉक कट आर्किटेक्चर। इसी को बता दो कि ये होता क्या है, कब से इसकी शुरुआत होती है, तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली हमें कब देखने को मिलता है? मौर्य डायनेस्टी से हमें इसकी शुरुआत देखने को मिलती है, मौर्य डायनेस्टी। और उस समय इनको क्यों बनाया जाता था? क्योंकि जो मॉन्क्स होते थे उनको रहने के लिए कोई जगह चाहिए, प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, उसके लिए इनको बनाया जाता था, और फिर बाद में इसका इवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोडक्शन। देन किस तरह से ये इंपॉर्टेंट सोर्स है नॉलेज का। अब देखो यहाँ पे ना आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल्स देने होंगे कि भाई रॉक कट आर्किटेक्चर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अजंता केव्स हो गई, एलोरा केव्स हो गई, पल्लवा, महाबलीपुरम, ठीक है, उनकी बात कर सकते हो, कानेरी केव्स की बात कर सकते हो, बाघ केव्स की बात कर सकते हो, ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल की बात कर सकते हो। बेसिकली ये सब क्या था?
रॉक कट आर्किटेक्चर, महाबलीपुरम, वो जो रथ टेम्पल्स वगैरह हमने देखे होंगे, तो उन सब के एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे, और उनसे किस तरह से हमें आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि वो जो आर्किटेक्चर, वो जो टेम्पल है वो किसने बनवाए थे, किसका पैट्रोनेज था, ये हमें पता चलता है। ठीक है, तो बेसिकली उस समय की पॉलिटिक्स किस तरह का था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, ये हमें पता चलता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसे कि जो आपका महाबलीपुरम में जो पूरा सेटअप देखने को मिलता है वो किसका है, पल्लवा डायनेस्टी का है। जो एलोरा केव्स है उसमें किसका कंट्रीब्यूशन है, राष्ट्रकूटा का कंट्रीब्यूशन है, ये आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा देखिए उस समय की सोसाइटी किस तरह की थी उसके बारे में पता चलता है, उस समय की इकोनॉमी किस तरह से थी उसके बारे में पता चलता है। पॉलिटिकल सेटअप तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। जो टेम्पल बना, जो केव बनी, उसमें कौन डोनर थे, उनके नाम लिखे होते थे, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे करले केव्स हैं, करले, ठीक है, करले केव्स हैं, तो ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट्स थे वहाँ पे इसको बनाया गया था, तो वहाँ की इकोनॉमी क्या है उसके बारे में हमें पता चलता है। सिमिलरली देखिए जो कान्हेरी केव्स है, कान्हेरी केव्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर हुआ करता था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे हमें आर्ट एंड हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब बात आती है इंडियन आर्ट, तो देखिए जैसे कि लोमस ऋषि केव के बारे में आप मेंशन कर दो, लोमस ऋषि बेसिकली बुद्धिज्म की बात है ये, तो बेसिकली ये भी पता चलता है कि कौन सा रिलीजन उस समय काफ़ी प्रोमिनेंट था। ठीक है, लोमस ऋषि केव्स, और मेनली इसमें जो हीनयाना स्टाइल थी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देन जो अजंता केव्स है उसमें देखिए पेंटिंग्स, ठीक है, मुराल पेंटिंग्स काफ़ी अच्छे से दिखाई गई हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्टोरीज बताई गई हैं, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू इस क्वेश्चन को डील करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब भाई इसको किस तरह से आप कंक्लूड करोगे, ये भी तो है ना। तो देखिए ये जो आर्किटेक्चर, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज मिलती है किस बारे में, कि हमारा पास्ट किस तरह से था, उस समय का जो वे ऑफ लाइफ था वो किस तरह से था। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस बता दो। इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें ये पता चलता है कि उस समय का वे ऑफ लाइफ क्या था, उसका इवोल्यूशन किस तरह से देखने को मिलता है। तो मतलब हिस्ट्री पूरी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा रॉक कट आर्किटेक्चर। समझ में आ गया, बड़े आगे चलिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि पाला पीरियड, अगेन बुद्धिज्म। देखो अगेन बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बुद्धिज्म जैनिज्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है कि पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, इन इंडिया एन्यूमरेट। तो भाई आपको पाला पीरियड पता होना चाहिए, किस एरिया में था और किस तरह से बुद्धिज्म को प्रमोट करने में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करोगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे इनका बुद्धिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इसको शुरुआत कैसे करोगे, आप बता दो कि जो पाला पीरियड है ये कब से कब तक का था और किस एरिया में था। बेसिकली जो ईस्टर्न इंडिया है आपका, बिहार हो गया, बंगाल वाला एरिया, तो वहाँ पे पाला डायनेस्टी थी। कौन सा पीरियड है, 8th से लेके 11th सेंचुरी। ठीक है, इसको आपको मेंशन करना होगा। अब देखिए उसके बाद क्या पूछा गया है कि सिग्निफिकेंट फेज, तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ये बता दो। देखो पहला कंट्रीब्यूशन इनका क्या है, लर्निंग सेंटर्स। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि जो इनके किंग थे धर्मपाला, उन्होंने किसको बनाया था, इस्टेब्लिश किया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिज्म के लिए लर्निंग सेंटर था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो लर्निंग सेंटर की बात कर लो। दूसरा मनुस्क्रिप्ट, उसका कंट्रीब्यूशन भी पाला पीरियड को ही जाता है। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, जो छोटी छोटी पेंटिंग्स हुआ करती थी। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म किस तरह से किया, देखिए इनके किंग थे देवपाला, उन्होंने क्या किया था, 5 विलेज ग्रांट किए थे। किस लिए, ताकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा मोनेस्ट्री है, उसका कंस्ट्रक्शन हो पाए। ठीक है, ये आप मेंशन कर दो। इसके अलावा प्रोपगेशन, मतलब आपको फैलाना है। देखिए
इस एरिया से बहुत सारे स्कॉलर्स को भेजा गया था साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में। क्यों? ताकि जो बुद्धिज्म है उसको हम प्रमोट कर सकें, उसको प्रोपोगेट कर सकें। और इसीलिए कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़े आगे। अब भाई इसको आप किस तरह से कंक्लूड करोगे? तो देखो, आप यहां पे लिख सकते हो कि जब भी हम बुद्धिज्म की हिस्ट्री की बात कर सकते हैं तो उसमें पाला पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड बिना उनके हम बुद्धिज्म को सही से जो है समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बुद्धिज्म को समझने के लिए जो पाला पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। उनका एक अपना क्रूशियल कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, पाला पीरियड मैंने इसीलिए आपको कहा था कि पीरियड वाइज बनाइए और उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, और ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे। और बेसिकली ये लोग महायान जो बुद्धिज्म था ये उसको पैट्रोनेज दिया करते थे। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लेते हैं। ये 15 मार्कर है। देखो क्वेश्चन क्या है। Indian philosophy and tradition played a significant role in conceiving and shaping the monuments and their art in India। इसको डिस्कस करना है। 15 मार्कर है और काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए क्या है, इंडियन फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन। ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी तो भाई कुछ फिलोसॉफी रही होगी, कुछ ट्रेडिशन रही होंगी। उन्होंने क्या रोल प्ले किया है? जो हमें मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो आर्ट मतलब जो डांस, जो म्यूजिक, जो पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, उनकी कंसीविंग में, उनकी शेपिंग में इन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है। ठीक है, तो बेसिकली ये बात है। देखो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहें तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस कर दो, ये तो आप सब में ही करते हो। देन बता दो कि किस तरह से इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, क्या रोल प्ले किया है मॉन्यूमेंट्स में, आर्ट में, एंड उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा। देखिए ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्कर है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। जैसे कि अगर हम बुद्धिस्ट फिलोसॉफी की बात करें, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, ठीक है, तो उसमें हमें स्तूपा देखने को मिलते हैं, उसमें हमें चैत्य देखने को मिलते हैं, उसमें विहार देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिकली जो फिलोसॉफी है ये शेप कर रही है किसको? मॉन्यूमेंट को। सिमिलरली देखिए अशोका की बात कर लो। अशोका धम्मा को प्रोपोगेट करना चाह रहे थे, उसके लिए उन्होंने क्या किया? स्टोन पिलर्स बनाए। तो बेसिकली जो मॉन्यूमेंट है, जो आर्ट है, उसको शेप दिया। समझ में आ रहा है? आप यहां पे अजंता केव्स की बात कर सकते हो, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, मुराल पेंटिंग देखने को मिलती है, उसका एग्जाम्पल दे दो। आप डांस की बात कर सकते हो कि डांस को किस तरह से फिलोसॉफी ने शेप किया है। देखिए जो वैष्णव फिलोसॉफी है तो उसमें भी बहुत सारी डांस फॉर्म है हमारे पास, मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया, उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे। देन जो इंडियन फिलोसॉफी है उसमें कॉस्मिक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए हमें क्या देखने को मिलता है? सन टेम्पल एक कॉस्मिक एलिमेंट है। ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आपको ये जो रोल जो प्ले किया गया है इसको आपको मेंशन करना होगा। आप देखिए जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे लोटस की इमेज देखने को मिलती है। बेसिकली लोटस क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है किसको? प्योरिटी को। किसको? प्योरिटी को या फिर फर्टिलिटी को। तो ये सिंबल देखने को मिलता है। आप यहाँ पर टॉलरेंस की बात कर सकते हैं। इंडियन फिलोसॉफी ट्रेडिशन हमें टॉलरेंस की बात करता है, तो बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत सारे जो देवी देवता हैं, जो डीटीज हैं, उनकी इमेज आपको मिलेगी पंचायतन स्टाइल। ये क्या है? बेसिकली टॉलरेंस की बात यहाँ पे होती है। तो यही सारे एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देने होंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखिए इसको किस तरह से आप कंक्लूड करोगे। तो अगर आपको नॉलेज है फिलोसॉफी की, आपको नॉलेज है ट्रेडिशन की, तो उससे क्या होगा? आप इस नॉलेज को जो है यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे? देखिए आज की डेट में जो है बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हमने बात की टॉलरेंस की, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि जो इंडियन फिलोसॉफी, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको हमको पहुंचाना होगा किसको? जो हमारा यूथ है, जो हमारी जनरेशन है, उनको पहुंचाना होगा, ताकि जो इश्यूज हैं वो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये भी काफ़ी अच्छा कंक्लूजन यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? कल्चरल सिंथेसिस की बात करता है कौन? एलोरा केव्स। कल्चरल सिंथेसिस बुद्धिज्म भी है, जैनिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, और यही चीज़ तो हमें आज भी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल दो, वो आपको याद रखने होंगे,
और फिर आपको लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अब जो आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडिया रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर मिडिवल इंडिया को आपको समझना है तो उसमें पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज का रोल क्या है, बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 15 मार्कर है, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एग्जाम्पल्स दे दो, उनकी क्या उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या उनकी रिलेवेंस है ये बता दो, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। तो देखिए अगेन एनसीईआरटी सतीश चंद्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्ट लिटरेचर आर्किटेक्चर पे हमारा फोकस होना चाहिए। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, आप बता दो कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनसे आप मिडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और उससे हमें क्या पता चलता है, किस सोर्सेस से हमें पता चलता है, वो अब आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो इब्ने बतूता का, ठीक है, उनका कौन सी बुक थी, रिहाला, ठीक है, रिहाला, तो उसमें क्या चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की थी वो बता दो, सोसाइटी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में। आप यहाँ पे अल बरूनी की बात कर सकते हो, अल बरूनी की बात कर लो। आप यहाँ पे एन अकबरी की बात कर सकते हो, अकबर के टाइम पे थी, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, वुमेन के पास कितनी पावर्स थी। ठीक है, देन आप ये भी बता सकते हो कि जो मोनास था उसकी क्या पावर्स थी, क्या पॉलिसीज हुआ करती थी, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिलीजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, देन आती है ऑटोबायोग्राफीज, काफ़ी सारी ऑटोबायोग्राफी हैं, जैसे कि पादशाहनामा है हमारे पास, शाहनामा। ठीक है, तो इससे जो एम्परर है, जो रूलर है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, उनकी क्या पॉलिसीज थी उस समय, वे ऑफ लाइफ क्या था, क्या सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमी थी, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल्स देने होंगे, उनके बुक के नाम बताने होंगे, और उसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है जिससे हम मिडिवल इंडिया को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बेसिकली इस क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप कैसे कंक्लूड करोगे इसको, तो देखो काफ़ी आसान है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये जो लिटरेरी सोर्सेज है, बेसिकली इसमें आपको फ्यूजन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्यूजन देखने को मिलता है, ये भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जो पर्शियन सोर्सेज हैं ये क्यों प्रोमिनेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे आप पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। जो मिडिवल इंडिया है उसकी जो हिस्ट्री है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, उस समय की सोसाइटी किस तरह से थी उसको आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, सिंपल कंक्लूजन है। ठीक है, अब देखो ये जो 11 क्वेश्चन है ये हमने डिस्कस कर लिए हैं, यही क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले 5 सालों में। ठीक है, एंड इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।